हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। नॉर्मली मैं संडेज को रेस्ट डे लेता हूं और क्लासेस अपलोड नहीं करता हूं, बट बिकॉज थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम लोग, इस वजह से आज संडे को भी मैं अपलोड किया हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो हम लोग बात कर रहे थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो याद कीजिए, हम लोगों ने क्विक रिकैप देखते हैं क्या क्या पढ़ा था। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होती है, कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इंफॉर्मेशन किस किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हर इंपॉर्टेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी, एक टर्म यूज किया गया था, उस पब्लिक अथॉरिटी में क्या होता है, पीआईओ को अपॉइंट करना रहता है। ठीक है, हर पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस और डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन ऑफिसर का बेसिक काम क्या रहता है, यदि मैं किसी भी डिपार्टमेंट से कोई जानकारी चाहता हूं तो मैं किसको अप्रोच करूंगा, पीआईओ को अप्रोच करूंगा। ठीक है, सूचना अधिकारी को अप्रोच करूंगा कि भैया आप मुझे ये जानकारी दो। कैसे? आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके। हमने आरटीआई एप्लीकेशन का फाइल करने का तरीका भी देखा था कि हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसे हम या तो ऑनलाइन दे सकते हैं या तो हम रिटर्न फॉर्मेट में दे सकते हैं। नेसेसरी फीस को सबमिट करना रहता है और डिपार्टमेंट में जाके हम किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी या अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में हम दे सकते हैं। ये करने के बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या कर सकता है, या तो इंफॉर्मेशन देगा या तो मना कर देगा। मना करने के कौन कौन से ग्राउंड है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 8 में डिटेल में मेंशन्ड है। ठीक है, हमने यस किया तो यस में भी हमने पढ़ा था, टाइमलाइन भी पढ़ा था हम लोगों ने। टाइमलाइन क्या होती है, नॉर्मली जो होता है 30 दिन के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, लेकिन यदि कभी जान को खतरा है या हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी स्वतंत्रता को खतरा है, तो ऐसी केस में कितना, 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए पीआईओ के द्वारा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर पिछली क्लास में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी जो होती है सेंटर लेवल पर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ऐसा ही स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, यह कंस्टिट्यूट किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों सेंटर और स्टेट में लगभग एक ही तरीके की चीज है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किसके द्वारा बनी जाती है। सबसे पहले एक कमिश्नर होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं, जो मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 ही होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट एक समिति बनाता है, उस समिति में 3 लोग मौजूद रहते हैं, जिसके चेयरपर्सन रहते हैं खुद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, जो भी इसमें मौजूद रहते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा कौन एक और मौजूद रहता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी, ये 3 मेंबर समिति जो कमिटी बनती है, वो कुछ एमिनेंट लोगों को नाम सजेस्ट करती है, जिसे फाइनली प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। तो ये हमने बात करी थी सीआईसी के बारे में। अब इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करेंगे सीआईसी के बारे में। और एक प्रश्न जो आपके दिमाग में कल ही आना चाहिए था कि यदि हर डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था पीआईओ मौजूद होते हैं, और यदि पीआईओ की रीच ना रहे तो क्या होता है, असिस्टेंट पीआईओ भी मौजूद रहते हैं। तो यदि ये पीआईओ ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर एक सेंटर लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर ऐसा सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन आयोग बनाने की क्या जरूरत पड़ी, यह प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसी से हम बात करेंगे, इस जो बॉडी जो बनाई गई है केंद्रीय लेवल पर और राज्य स्तर पर, इसके क्या महत्वपूर्ण काम है और क्यों इसे बनाने की जरूरत पड़ी। बात समझ में आई? तो यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों बनाया गया, इनके क्या क्या जो फंक्शंस हैं, यानी कि इनकी शक्ति और इनके कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है यार, हम सब जानते हैं सरकारी काम कैसे होता है। कभी एसबीआई बैंक जाकर देखो, रिसेंटली मैं
अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गया था, लगभग 6-8 महीने पहले की बात है। एसबीआई में बहुत पुराना अकाउंट है, तो मैं उसका नेट बैंकिंग पासवर्ड भूल गया था। अब उसको रीसेट करने के लिए मुझे 3 घंटे लगे एसबीआई में, क्योंकि एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दैट इज हाउ एसबीआई वर्क्स। तो यदि ऐसा ही मैं आरटीआई के लिए भी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ इस प्रकार करूं कि भले ये एक्ट तो बन चुका है, लेकिन जब भी मैं आरटीआई की याचिका फाइल किया किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास फाइल किया, और उस पब्लिक अथॉरिटी का जो पीआईओ है वो क्या कर रहा है, मुझे भैया लंच के बाद आना, भैया आपकी एप्लीकेशन में ये कमी है, आप फीस मुझसे उठपुटांग ले रहे हो, ऐसे करके वो मुझे क्या कर रहा है, बहाने बहाने से मुझे डिले देते जा रहा है। बात समझ में आई? ऐसी कुछ स्थिति में मेरे पास कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। इससे ऊपर कद का, इसके ऊपर पोस्ट का एक ऑफिसर होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जिसकी मैं क्या करूं, जिसकी कंप्लेन कर दूं, मैं इस बंदे की कंप्लेन कर दूं, तभी तो जो पर्पस है एक्ट का वो पूरा होगा। तो बात समझ में आई? इसीलिए क्या बॉडी बनाई गई, सीआईसी और एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन, जो बेसिकली दोनों राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो इंफॉर्मेशन कमीशन बनी गई, इसी के कारण बनाई गई। तो इनका क्या काम है, यदि मुझे किसी भी तरीके से संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था आरटीआई का, वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, नंबर 1। दूसरी चीज, समय सीमा होती है, उस समय सीमा में रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, या तो मैं क्या करूं, पीआईओ के पास में जाऊंगा इंफॉर्मेशन के लिए। अब किसी डिपार्टमेंट ने पीआईओ को ही अपॉइंट नहीं किया, तो मैं किसके पास जाऊं इंफॉर्मेशन के लिए, किसी के पास नहीं जा सकता। इसके अलावा यदि मुझे कोई इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, या तो बहुत ज्यादा फीस मुझसे चार्ज कर रहा है, भैया 10 रुपए की जगह मुझसे 1 लाख रुपए बोल रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, गलत दी गई है, गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई, अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई, या तो जो मैंने मांगा था उसको छोड़कर बाकी सारी चीज दे दी गई। तो ऐसे सभी चीजों में या इससे रिलेटेड कोई भी अन्य चीजों में मैं क्या कर सकता हूं, सीआईसी या जो सेंट्रल लेवल के आयोग को या स्टेट लेवल के आयोग को मैं अप्रोच कर सकता हूं। ये सारी कंप्लेंट लेकर मैं इस आयोग के पास जा सकता हूं। बात समझ में आई? यही है इसका काम। यानी कि जब भी मैंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी और उसका जो रिस्पॉन्स आना था, वो रिस्पॉन्स मुझे सही तरीके से ना मिला, या कुछ टेक्निकल बाधाएं दी गई, जैसे कि फीस ज्यादा ली गई, या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोई पीआईओ ही नहीं है, तो क्या होगा, इन सारी चीजों के लिए मैं क्या करूंगा, जो सीआईसी का बॉडी बना सेंटर लेवल पर या एसआईसी, उनके पास एक कंप्लेन फाइल करूंगा। ठीक है। अब ये जो सीआईसी या एसआईसी जो ये आयोग बना है, ये क्या करेगा, ये एक, इन्हें यदि लगता है कि जो कंप्लेंट फाइल की गई है उसमें कुछ हद तक सही बात है, कुछ तो बात है इसमें, तो वो क्या करेंगे, एक जांच इनिशिएट करेंगे, एक इंक्वायरी बैठाएंगे। ठीक है, एक इंक्वायरी कमिटी बैठाएंगे और वो देखेंगे क्या ये जो एलिगेशन मैं लगा रहा हूं ये एक्चुअली सही है कि नहीं, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये एक सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया है सिविल कोर्ट का मतलब क्या होता है। सिविल कोर्ट का मतलब होता है ये कई सारे क्या दे सकते हैं, हमें आदेश दे सकते हैं, वो आदेश हमें पूरे करना पड़ेगा। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, वो हमें समन कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि आओ, वो हमें बोल सकते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रूफ है, ऐसे कोई भी जो रिक्वायर्ड है इस केस से रिलेटेड, वो कोर्ट में लाके सबमिट करो, या हमें आदेश दे सकते हैं कि हमारे जो नेसेसरी केस से रिलेटेड चीजें हैं जैसे कि बायोमेट्रिक सबमिट करें, या कोई अदर प्रूफ ऑफ एविडेंस है वो भी सबमिट करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोर्ट नॉर्मल आदेश देता है वो कोर्ट बाइंडिंग आदेश दे सकता है। इस आयोग का जो रहता है वो सिविल कोर्ट की तरफ परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि वो बाइंडिंग ऑर्डर इशू कर सकता है क्रिमिनल कोड के अंदर। ठीक है, ये होता है। साथ ही साथ क्या हुआ, इसको जो आयोग था उसको क्या मिल गया, एक पावर मिल गया। पावर मिल गया कैसे
कि वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मान लो कल मैंने आपको दिखाया था, एक ग्रामीण बैंक में मैंने आरटीआई फाइल करी, ग्रामीण बैंक ने मुझे देने से इंफॉर्मेशन मना कर दिया। मैं क्या किया, सीआईसी को कंप्लेन कर दिया, तो सीआईसी ग्रामीण बैंक के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकता है और वो देखेगा क्या रिकॉर्ड डिनाई करने का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया दी गई है क्या वो वास्तविक तौर पर सही है। इस तरीके से वो एग्जामिन करके देगा। बात समझ में आई? तो ये जो है ये मेजर काम है सीआईसी की, यानी कि ये एक तरीके से नॉर्मल जो ऑफिसर हैं उनके बॉस की तरह काम करता है। यदि कोई ऑफिसर गलती करेगा तो उनको उनके खिलाफ सब चीज एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, अब देखो समझते हैं अपील करने का तरीका। सबसे पहले हम कहां फाइल करते हैं, सबसे पहले हम पीआईओ को फाइल करते हैं, कोई भी आरटीआई। उसके बाद इसी डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर होता है जो पीआईओ से ऊंचे डेजिग्नेशन पर होता है, वहां पर हम उस सीनियर ऑफिसर को अपील फाइल कर सकते हैं। यह अपील फाइल करने का कितना समय मिलता है, 30 दिन का समय मिलता है। जब हमारे पास नोटिस आ गया कि भैया आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती, ऐसा कुछ होता है, जब हमें आरटीआई का रिस्पांस आ गया पीआईओ की तरफ से, तो हमें 30 दिन का समय मिलता है। हम सीनियर ऑफिसर को कोई भी अपील फाइल कर सकते हैं और 30 दिन के बाद फिर हम सीआईसी या तो सेंटर लेवल पर या तो स्टेट लेवल पर उसको कर सकते हैं। इसे देने का कितना समय मिलता है, 90 दिन का समय मिलता है। जब हमें सीनियर ऑफिसर का भी रिस्पांस आ गया कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी नहीं दी जाएगी, जब हमें यह रिस्पांस मिल गया तो 90 दिन के अंदर हमें फिर से अपील फाइल करने का समय मिलता है। बात समझ में आ गई? तो सीआईसी जो है ये बिल्कुल आखिरी बॉडी है। इसके पहले प्रोसेस क्या है, सबसे पहले पीआईओ, पीआईओ के बाद उसी डिपार्टमेंट का सीनियर अफसर और फिर फाइनली सीआईसी। ठीक है, अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन जो भी जजमेंट देता है आयोग, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या फिर राज्य स्तर का, ये कोई भी यदि डिसीजन देता है ये क्या होता है, ये फाइनल होता है और ये बाइंडिंग होता है। बात समझ में आई? अब ये क्या क्या जजमेंट दे सकता है, ये बहुत सारे जजमेंट दे सकता है। सबसे पहले जो हमें मान लो कोई पीआईओ अपॉइंट ही नहीं हुआ है तो ये बोल सकता है डिपार्टमेंट को कि भैया सबसे पहले तो आप पीआईओ को अपॉइंट करो। याद कीजिए हमने पढ़ा था एक्ट के लागू होने के 100 दिन के अंदर पीआईओ अपॉइंट करने की बात कही गई थी, हमने पहले दिन पढ़ा था, तो पीआईओ अपॉइंट करने की थी। अब उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है, यदि अब हमने कंप्लेन करी, हमने किसको कंप्लेन करी, सीआईसी को कंप्लेन करी, तो ये सीआईसी क्या कर सकता है, ये बिल्कुल बोल सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसे आप इंफॉर्मेशन को दो, या तो ये मना भी कर सकता है कि भैया जो पीआईओ बोल रहा है वो सही है और इंफॉर्मेशन इस जरिए आपको देना उचित नहीं रहेगा। तो यदि देने के लिए बोला तो वो क्या कर सकता है, बोल सकता है पीआईओ को कि भैया आप इससे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो दो। साथ ही साथ वो क्या बोल सकता है कि एनुअल रिपोर्ट ये जब निकालता है, इस रिपोर्ट में हम बाद में पढ़ेंगे कि बहुत सारी डिटेल्स रिलीज होती है। साथ ही साथ फीस को रिकंसिडर करने की डिमांड कर सकता है। एक और चीज बोल सकता है कि आप अपने अफसर को रेगुलर ट्रेन करो। खुद ब खुद याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था आरटीआई एक्ट का एक महत्वपूर्ण एम क्या है ओवर द लॉन्ग रन, कि सारे के सारे जो पब्लिक अथॉरिटी रहेंगी, वो मैंने एक टर्म यूज किया था सुओ मोटो। ठीक है, सुओ मोटो यानी खुद ब खुद हर रेगुलर इंटरवल में इंफॉर्मेशन निकालते रहें ताकि आरटीआई की जरूरत ही ना पड़े। तो ये इनका काम है। तो सीआईसी क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि भैया आप खुद ब खुद सुओ मोटो स्वयं समय समय पर अपने डिपार्टमेंट के जितने भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आप रिलीज करो। ये भी किया जा सकता है। ये सारे ऑर्डर कौन दे सकता है, सीआईसी या एसआईसी जो आयोग बना वो दे सकता है। साथ ही साथ इन्हें क्या पावर दिया गया है कि ये पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अब मान लो मैंने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, इस पीआईओ ने मुझे इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। अब देखो सिर्फ मना करना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा सही इंफॉर्मेशन ना देना,
जो मांगी गई इंफॉर्मेशन है वो ना दिया गया, या समय जो समय है 30 दिन का समय, उस 30 दिन के समय के अंदर परमिशन ना दी, जो जानकारी मांगी गई थी वो ना दी जाए, या अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई, गलत इंफॉर्मेशन दी गई, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई जो डिमांडेड है और जो चाहिए उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे सभी केस में जब सीआईसी में अपील होगी तो सीआईसी को पीआईओ को एग्जामिन करेगा कि क्या जेन्युइनली कंप्लेन है, और यदि जेन्युइन कंप्लेन है तो सीआईसी इस अफसर पर पेनाल्टी लगा सकता है। इसे बोलेगा कि पर दिन का डिले आपको 250 रुपए पेनाल्टी देना पड़ेगा। सोच लो, 250 रुपए एक दिन का सरकारी ऑफिसर पे पेनाल्टी लग रही है। बात समझ रहे हो? बड़ी बात है इस एक्ट में। और ये मैक्सिमम कितने तक जा सकती है? ये मैक्सिमम जा सकती है इससे 10 गुना ज्यादा, मतलब मैक्सिमम पेनाल्टी हो सकती है 2500 रुपए। ये इसमें प्रावधान दिया गया है। बात समझ में आई? साथ ही साथ ये क्या कर सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन का क्या मतलब है? अनुशासनिक कोई कदम ले सकता है कि आपने सही तरीके से काम क्यों नहीं किया, उस ऑफिसर के अगेंस्ट ले सकता है। तो ये जो है ये पीआईओ को क्या करता है? एक तरीके से प्रेशर है, दबाव है कि सही समय पर जितना भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सही तरीके से आप दो। बात समझ में आई? लेकिन जब भी ऐसा होता है, दंड देने से पहले इस पीआईओ ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं भैया कोई जेन्युइन रीजन था, और मान लो इनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगी हुई है, इलेक्शन ड्यूटी में है, और कोई आरटीआई फाइल किया तो नहीं कर सकते ना भैया, किसी और काम में ज्यादा बिजी थे। तो ऐसे समय में इस पीआईओ की बात सुनी जाएगी, और इस पीआईओ की बात सुनने के बाद ही यह पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। लेकिन पीआईओ को यह साबित करना पड़ेगा कि मैं किसी कारणवश नहीं दे पाया और ये ऐसा है। ठीक है, अदरवाइज उसे पेनाल्टी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे बाय डिफॉल्ट यदि ये टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया तो इसे गिल्टी माना जाता है। ठीक है, सिंपल है। तो ये पीआईओ से रिलेटेड पेनाल्टीज भी मैंने आपको सेक्शन 20 में करा दी। ये सेक्शन 20 नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है, लास्ट के जो बच्चे कुछ मिक्स रहते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कई बार क्या होता है, अच्छी धारा मंशा के कारण हम क्या करते हैं, पीआईओ या कोई भी ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन लीक नहीं किया या कोई कोर्ट की रूलिंग आई तो उस केस में उसके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ना पेनाल्टी ना पनिशमेंट ना कुछ, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्ट्स टू ओवरराइड इफेक्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कुछ एक्ट्स में क्या होता है, यदि दो एक्ट के बीच में कंफ्लिक्ट होता है तो हमेशा और हमेशा आरटीआई जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी किसी भी अन्य एक्ट से। यदि आरटीआई एक्ट के अपोजिट कोई एक्ट है जिसके प्रोविजन हमें इंफॉर्मेशन रिलीज करने से मना करता है तो उस एक्ट के कंपैरिजन में आरटीआई एक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। याद कीजिए, कल हमने पढ़ा था, एक एक्ट हमने पढ़ा था, ऑफिशियल्स सीक्रेट एक्ट 1923। मैंने आपको बताया था इस एक्ट के जरिए क्या होता था, कोई भी सरकारी दस्तावेज को इसमें डाल दिया जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन कभी भी बाहर निकाल ही नहीं जा सकती थी। आरटीआई में क्या बोला गया कि इस एक्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आरटीआई एक्ट है। यानी कि यदि यह प्रूफ हो जाता है कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से जो हानि होती है वो उसको छुपाए रखने से ज्यादा है, यानी हम डिस्क्लोज कर दिए कम हानि हो रही है और उसको छुपाने से ज्यादा हानि हो रही है, ये बेनिफिट बोल दो। द बेनिफिट ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन फार आउटवेज द बेनिफिट द लॉस ऑफ कीपिंग द इंफॉर्मेशन एज सीक्रेट। यानी इंफॉर्मेशन को ओपन आउट करने से पब्लिक से जो बेनिफिट हो रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू यदि इंफॉर्मेशन को सीक्रेट तौर पर रखा जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इवन यदि कोई डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डाला गया तो भी उसे आरटीआई के अंदर रिवील करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कल देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट किसी भी सीआईसी के आदेश में, पीआईओ के आदेश पर, इस पर कोई भी यदि इसका जो ऑन कोर्ट रिकॉर्ड रहता है या ऑर्डर रहता है उसमें क्या कर सकता है,
कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोर्ट उससे रिलेटेड कोई भी आदेश नहीं दे सकता। पीआईओ से संबंधित या किसी भी जो केंद्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर की जो आयोग बनी है इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके ऑर्डर के संबंधित कोई भी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ कुछ संगठनों में यह एक्ट लागू नहीं होता है। कौन सी संगठन हम समझते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, सिक्योरिटी, डिफेंस, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, ये जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हो गए, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, जितने भी ऐसे सुरक्षा संबंधित ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें क्या होता है, आरटीआई एक्ट लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि आर्मी का या जितने भी डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन रखते हैं जो यदि ओपन में आ गई तो राष्ट्र की सुरक्षा पर हो सकता है खतरा आ जाए, और हमारे जो दुश्मन देश हैं, एनिमी कंट्रीज हैं, वो इस इंफॉर्मेशन से भारत के अगेंस्ट कुछ गलत इस्तेमाल कर सके, इसी वजह से इनको नहीं डाला जाता। तो क्या होता है, एक शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल 2, ठीक है। इस शेड्यूल 2 में क्या करते हैं, यदि कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और यदि कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उन ऑर्गेनाइजेशन को इस शेड्यूल के अंदर डाल देती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में आरटीआई अप्लाई नहीं होता है। बात समझ में आ गई। इसी वजह से आप आर्मी के अगेंस्ट ये डाल दो कि भैया आर्मी का यूनिफॉर्म कौन से इससे बनता है, कहां से बन रहा है, कितना पैसा लग रहा है, या सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारी आर्मी है उसका पर मिनट मेंटेनेंस कितना आ रहा है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि ये आरटीआई में ही एक एग्जेम्पशन क्लॉज है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। मान लो कई बार होता क्या है, बहुत बार आप सुनते हो आर्मी हो गई या ऐसे जितने भी संगठन हैं, यहां पर कई बार क्या होता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, ठीक है, या तो कई मानव अधिकार, ह्यूमन राइट वायलेशन, भ्रष्टाचार या मानव अधिकार के हनन का आरोप लगता है। ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों केस में आरटीआई फाइल की जा सकती है, ठीक है, आरटीआई फाइल की जा सकती है। लेकिन यहां पर किसका, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें कितना दिन का समय मिलता है, 45 दिन का समय मिलता है। 45 दिन के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को, सीआईसी को, या तो हां बोलना पड़ेगा या तो ना बोलना पड़ेगा। यदि सीआईसी को लगता है भैया मामला गंभीर है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से जनहित को फायदा होगा, तो इस केस में इंफॉर्मेशन लीक की, पब्लिक की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो शेड्यूल 2 है, इस शेड्यूल 2 में यदि कोई भी बदलाव लाना है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करना है या हटाना है, तो कौन हटाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इस लिस्ट से ऐड कर सकता है, इस लिस्ट से घटा भी सकता है। ऐसे सभी नोटिफिकेशन को संसद के सामने रखना पड़ेगा और संसद को बताना पड़ेगा कि हम इसमें चेंजेस लाए हैं। ऐसा ही सेम सारी चीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लागू होती है। वो भी क्या कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को शेड्यूल 2 में डाल सकते हैं। शेड्यूल 2 में डालेंगे तो वहां पर आरटीआई लागू नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार और मानव अधिकार का यदि आरोप लगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सूचना आयोग है राज्य स्तर की, उसकी परमिशन लेकर उस केस में फाइल किया जा सकता है आरटीआई की याचिका। उसमें एसआईसी को 45 दिन का समय मिलेगा। यदि वो हां बोलती है तो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिंपल, जैसे हमने बात किया। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। सिंपल सी बात है यार, हमेशा हमने देखा है ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो यदि हम सीआईसी की बात करें तो सीआईसी किसको रिपोर्ट सबमिट करेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी केंद्रीय सरकार को। वहीं हम एसआईसी की बात करें तो वो किसको सबमिट करेगी, वो राज्य सरकार को।
रिपोर्ट सबमिट करेगी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है, इनको डेटा कहां मिलेगा? इनको डेटा मिलता है अलग अलग मिनिस्ट्री से संबंध में। तो जैसे मान लो ये एक छत्तीसगढ़ स्टेट है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, होम हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे होंगे, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। इन डिपार्टमेंट से क्या करना रहेगा? इंडिविजुअल तौर पर जो एसआईसी बनी उनको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और इसके बाद ये जो लेजिस्लेचर है उस पर रिपोर्ट सबमिट करती है। बात समझ में आई? इस रिपोर्ट में उन्हें क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा? सारी डिटेल्स जो ये मिनिस्ट्री से हैं लेते हैं। क्या क्या डिटेल्स लेते हैं? कि कितने आरटीआई एप्लीकेशंस भैया आपके पास आए, नंबर 1, कितने सारे में आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले कितने सारे में आपने इंफॉर्मेशन को मना कर दिया, डिनाइड कर दिया। तो फिर उसके बाद आपको बताना है कितने सारे केसेस में अपील फाइल की गई, कितने सारे केसेस में सीआईसी या एसआईसी के पास मामला गया, कितने सारे केसेस में पीआईओ जो अपॉइंट हुए थे उन पीआईओ के अगेंस्ट क्या किए गए, डिसिप्लिनरी चार्जेस लिए गए, उन पर कितना फाइन लिया गया। ये सारी चीजें इस पर बताई जाती हैं। क्यों करने का तरीका है, ऐसा क्यों बताया जाता है? ताकि ये इंश्योर किया जाए कि भैया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सही तरीके से वर्क तो कर रही है। यदि मान लो सरकार इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को जो अपॉइंट कर रही है, सूचना अधिकारी को जो अपॉइंट कर नियुक्त कर रही है, वो सरकार के चम्मच हुए, तो क्या कर सकते हैं, जब संसद में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो संसद के जितने भी मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर्स रहेंगे, वो प्रश्न पूछ सकते हैं सरकार से, भैया इतने रिजेक्शन क्यों हुए हैं, इतने आपके अधिकारियों पर दंड क्यों लगाया गया है, और सरकार को क्या कर सकते हैं, कटघरे पर खड़े कर सकते हैं। दे कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू देयर एक्शंस। इस वजह से रिपोर्ट में ये सारी डिटेल्स देना मैंडेटरी है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसे जितने भी रिपोर्ट्स हैं ये किसे सबमिट करना पड़ेगा? सेंटर पर पार्लियामेंट को, और स्टेट लेवल पर किसको देना पड़ेगा? लेजिस्लेचर को। ये सारी चीज हम बहुत पहले से ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इनको एनकरेज करना है, जैसे कि खुद ब खुद ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि खुद बाय खुद क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दे। तो कितने लेवल पर ट्रेनिंग होनी चाहिए? देखो, जब भी ऐसा चीज हो तो आप एक अप्रोच होती है जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। ठीक है, इसमें आप सोचो कि कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है या कौन कौन हिस्सेदारी रखते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम सीआईसी के नजरिए से देखें तो कौन कौन है जिनको काम करने के लिए इन्हें कराना पड़ेगा। सबसे पहले कौन रहेगा? एक ऑफिसर रहेगा, जिसे हम अभी बोल देते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसे ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरे लेवल पर जो एप्लीकेंट है, आरटीआई जिसने एप्लीकेशन फाइल की है, उसे ट्रेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी अदर ऑफिसर हैं, आप बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जैसे कि कंप्यूटरीकरण, ठीक है, उस तरीके के रिसोर्सेस हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ अदर सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे जो पीआईओ के असिस्ट करेंगे। ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। तो पीआईओ को क्या दिया जाएगा कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। पीआईओ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो इंफॉर्मेशन सही समय पे दी जाए, सही फॉर्मेट में दी जाए, जो मांगा गया है वो ही दिया जाए। इसके बाद यदि हम संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो सुओ मोटो खुद ब खुद सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करे, एक समय सीमा के अंदर पब्लिक करे। ऑर्गेनाइजेशन में पीआईओ को नियुक्त करने के लिए जितना भी प्रोसेस फॉलो किया जाए वो किया जाए। सारे रिकॉर्ड्स को जिस ऑर्डर पर रखा जाए, कंप्यूटराइजेशन किया जाए रिकॉर्ड्स का, प्रॉपर कैटलॉगिंग किया जाए। ये सारी ड्यूटी किसकी होगी? सीआईसी की होगी। साथ ही साथ आरटीआई जो एप्लीकेंट है उनको भी क्या किया जाए? जागरूक बनाया जाए, अवेयर किया जाए कि इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी राइट्स क्या है। और कोई बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज कम्युनिटी का है, वंचित समुदाय का है, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें और ज्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग की जानी चाहिए। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में
फंड दिया जाए, रिसोर्सेस दिया जाए, ताकि इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी लोगों का जो एप्लीकेंट है उन तक पहुंची जाए। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, ये कोई भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। रूल्स के बारे में हमने अब बहुत बार पढ़ लिया है, आई थिंक अब आपको पता होगा। रूल्स कौन बनाता है भैया? तो यदि केंद्रीय लेवल पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, यदि स्टेट लेवल का है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कोई भी जब रूल्स बनाए जाते हैं तो इन रूल्स को क्या किया जाता है? इन रूल्स को पेश किया जाता है कहां पर? पार्लियामेंट पर। और पार्लियामेंट में कम से कम ये रूल्स को 30 डेज के लिए पेश किया जाता है दोनों हाउसेस में। यदि इस बीच पर लोकसभा या राज्यसभा इन रूल्स को अप्रूव कर देती है तो वो रूल्स पास हो जाते हैं। यदि कोई चेंजेस लाती है इस रूल में तो वो चेंजेस को लाकर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। नए जो बदलाव लाते हैं वो रूल्स बन जाते हैं और इस तरीके से रूल्स पास होते हैं। तो 30 दिन के सेशन में कम से कम पार्लियामेंट के सामने इन सारे रूल्स को पेश किया जाना चाहिए। ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा तो पार्लियामेंट की जगह कहां? लेजिस्लेचर में वो सारे रूल्स को प्लेस करेगा। बात समझ में आई? इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरटीआई जो है ये भी हमारा खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कानून को स्टार्ट करेंगे, इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे और उम्मीद है आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को समझिए, वर्ड बाय वर्ड याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ के करेंगे, एक मेंटल मैप बना के करेंगे, आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से इसमें आप आंसर लिख लेंगे। बिना ज्यादा वर्ड टू वर्ड याद किए आप अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।